हेलो दोस्तों, पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ मैं काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं आलोक के ऊपर और कोई अपनी ओपिनियन रख रहा है। और मैंने भी आपको बोला था एक वीडियो बनाने से पहले कि काफ़ी सारी थोड़ी छानबीन कर लेते हैं पहले, कहा क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, इसकी बोलते हैं ना श्योरिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ों को एक बार सोच समझ के वापस से हम लोग आएंगे आपको एक वीडियो लेके। और उसी वीडियो के साथ आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बात कर रहे थे दोस्तों आलोक के बारे में, आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। काफ़ी सारे रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं, शेयर जैसे जोर से ऊपर गया वैसी तरह से वापस से नीचे आ रहा है। तो इस मूवमेंट में आपको क्या करना चाहिए, इसमें ऑपरेटर का क्या नया खेल है, क्या चल रहा है, और आप किस तरह से इससे दूर रह के पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों बात करेंगे आज आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बेयर। आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। तो दोस्तों इस शेयर को पूरी तरह से ऑपरेटर ही चला रहे थे पहले से, और अभी भी ऑपरेटर ही चला रहे हैं। किस तरह से, तो पूरा का पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक बात करेंगे, वो भी पॉइंट जानेंगे जो हम बोल रहे थे पिछले 2 वीडियो में। उस टाइम में जब हमने बोला था तो आपने क्या कमेंट किया था, तो उस कमेंट्स को लेकर के भी बात करेंगे। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है पहले वो देख लेते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मुद्दे से समझेंगे, हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग। तो पहला मुद्दा बनता है दोस्तों यहाँ पे कि आलोक इंडस्ट्रीज एक्चुअली है क्या, ये कौन है। ठीक है, आलोक इंडस्ट्रीज एक अच्छी खासी कंपनी हुआ करती थी जिसने बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रो करने की कोशिश की। काफ़ी सारा लोन उठा दिया, अपने काफ़ी सारे आउटलेट्स खोल दिए, अपने 2-3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल दिए। बट इसके बाद कंपनी को जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कंपनी को। कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जा रहा था, आउटलेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे लेकिन ब्रांडिंग शायद क्वालिटी ख़राब थी, नो रीज़न, उसकी वजह से सेल काफ़ी गिर गया कंपनी का। और उसके चलते कंपनी के ऊपर जो लोन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और कंपनी उतनी कैपेबल थी नहीं कि वो अपने लोन रीपे करके कंपनी को जो है प्रॉफिट दिला के शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिला सके। तो इसके चलते काफ़ी सारे लोगों ने इसके शेयर्स बेचना शुरू कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे क्विट कर लिया, और बाद में जो कंपनी है पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है, और इन्होंने जो है अपना बिजनेस बंद करने का सोच लिया। दूसरा मुद्दा निकल के आता है कि भाई रिलायंस ने ऐसी डूबती हुई कंपनी को क्यों खरीदा। ठीक है, पहली बात देखिए, ये जो जिस इंडस्ट्री में ये आलोक इंडस्ट्रीज काम करती है उस इंडस्ट्री की लीडर है कहीं ना कहीं पे रिलायंस। रिलायंस टेक्सटाइल आपने जानते हो, आप रिलायंस टेक्सटाइल्स को, एक बहुत पुरानी कंपनी है, और पॉलिस्टर्स और इसमें काफ़ी सारा ये बिजनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनको एक वेल सेटल्ड मार्केट जो आलोक इंडस्ट्रीज के पास था, उनके मैन्युफैक्चरिंग हब मिल जाते, उनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं वो मिल जाते। तो कहीं ना कहीं पे कस्टमर रीच यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और बिल्कुल उन्होंने यही किया, वो मार्केट ग्रैब करने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इन्होंने आलोक को बाय कर लिया। अभी आलोक इंडस्ट्रीज को बाय करने का वैसे तो कोई रीजन था नहीं, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज से बड़ा तो रिलायंस है, लेकिन उसके इक्विपमेंट और उसकी सप्लाई चेन, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन जाता था रिलायंस के लिए, तो इसके लिए उन्होंने जो है आलोक इंडस्ट्रीज का बाय किया। ये था दूसरा रीजन। अब आगे चलते हैं तीसरा कि भाई इसका कोर बिजनेस क्या है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस जो है ना दोस्तों, वो है धागा बनाना, कपड़े बनाना और डायरेक्टली मार्केट में जाके बेचना। सेम बिजनेस रिलायंस भी करती है। तो अभी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को जब मैं बात करता हूं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, तो उनका कहना होता है कि भाई नहीं, ये लोग पूरी तरह अभी रिस्ट्रक्चरिंग होके पीपी किट बनाएंगे, और अभी पीपी किट ही बनाएंगे, और ये आगे जाके पीपी किट बनाएंगे और फ्यूचर का फ्यूचर में देख लेंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, कोर बिजनेस कोई भी कंपनी का, अगर ये बिजनेस उस इंटेंशन से खरीदा गया है कि अपना जो है टेक्सटाइल का बिजनेस एक्सपांड करेंगे, तो इस बिजनेस का, इस कंपनी का कोर काम वही होगा। कुछ दिन बाद शायद आपको आलोक इंडस्ट्रीज के नाम सुनाई भी नहीं देने वाला है, ये भी आप लिख लो। ये पूरी तरह से कंपनी बंद की जाएगी, और पूरा का पूरा जो है डेटा, इसका स्टोरेज है या उसका नेटवर्क है या उसका मशीनरीज है, ये रिलायंस के ब्रांड के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने देखा था कि सत्यम इंफोटेक, अगर आपको पता होगा, तो सत्यम का नाम हटा के अभी वहां पे महिंद्रा आ गया है। तो उसी तरह से पूरा इसका जो है असेट्स जो है वो टेक ओवर कर लिया जाता है, और आलोक का भी असेट्स टेक ओवर कर लिया जाएगा, और बाद में आलोक इंडस्ट्रीज का नाम जो है ये पूरी तरह से हट के वहां पे रिलायंस आने वाला है, अगर रिलायंस को इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, ये एक बात है।
आगे चलते हैं। और एक मुद्दा है, देखिए अंबानी भाई की होल्डिंग। अभी अगर आपको एक न्यूज़ में लेके चलता हूँ, अगर आपने ना अच्छी तरह से न्यूज़ देखते हो आप लोग, तो एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कि भाई साहब की होल्डिंग है कुछ, देखिए रिलायंस विल होल्ड 37%। ठीक है, 37% का मतलब होता है आप कंपनी में 37% के ओनर हो, आपके पास कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में से 30%, 37% इक्विटी शेयर्स है। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखोगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सिर्फ प्रमोटर का 6% ही दिखाई देगा, डीआईआईज का 47% है, और जो बाकी के बच्चे हैं मतलब रिटेलर्स हैं उनके 45%। कुछ रूमर्स के चलते आपने देखा कि एमएफ भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो भाई एमएफ का इन्वेस्टमेंट जीरो है, और ये मार्च की बात है 2020 की, ठीक है, ये जीरो है। इंश्योरेंस का भी कम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कम है, या फिर सिर्फ डीआईआईज और अदर मतलब रिटेलर्स है। तो अगर कोई बंदा 38% के शेयर होल्ड करता है तो वो बन जाता है कंपनी का प्रमोटर। ठीक है, और कंपनी का प्रमोटर बनने के बाद उसका होल्डिंग जो है वो अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो बिल्कुल भी अपडेट हुआ नहीं दिख रहा है, वो अभी भी डीआईआईज के पास ही जो भी ये होल्डिंग है। तो ये एक मेरा मुद्दा है, अगर अंबानी भाई ने कंपनी खरीद ली है तो उनका होल्डिंग कहाँ पे है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे ज्यादा होल्डिंग तो डीआई और उससे ज्यादा होल्डिंग तो अदर रिटेलर के पास है, मतलब इनडायरेक्टली रिटेलर कंपनी के इनडायरेक्ट ओनर बन जाते हैं अगर आप उस टाइप से देखोगे तो ये एक मुद्दा है जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चल के और एक चीज दिखाता हूं आपको, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। भाई दुनिया भर की कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, आधे से ज्यादा कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, और आ भी रहा है प्रोसेस। आज भी काफी सारी कंपनीज के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज का ना क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया ना क्वार्टर 1 का रिजल्ट अभी तक आया। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, क्या क्यों छुपाना चाहते हो, और क्यों मतलब क्यों नहीं ला रही कंपनी अपना क्वार्टर 4 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट। रिजल्ट खराब है कंपनी का, तो काफी सारी कंपनी का लॉसेस हो गया अगर आप देखोगे। तो मेरे ख्याल से एल एन टी का ये शायद टेक्नोलॉजी कंपनी था, या एच सी एल का, मेरे को भी याद नहीं है ठीक से, बट उसका शायद 70 या 80%, माफ कीजिएगा 40 या 45% का लॉस था। तो भी कंपनी ने डिक्लेयर किया, काफी सारी कंपनी को 80% का लॉस है क्वार्टर 4 में, फिर भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो अलोक इंडस्ट्रीज का क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्यों नहीं आया, या फिर क्वार्टर 1 का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। अगर आप बंदे लोग बोलते हो कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, पीपीई किट बना रही है, ऑर्डर पे ऑर्डर छाप रही है कंपनी, तो फिर क्वार्टर 1 का रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये बात सोचने की है दोस्तों, ये आपने अभी तक सोचना शुरू नहीं किया हुआ है। अब एसबीआई का एनओसी, एसबीआई का एनओसी का भी एक अलग सा ही किस्सा है, वो भी मैं आपको दिखा दूं, अगर आप समझ लेते तो आप भी हंसोगे मेरे जैसे। देखिए एसबीआई इन्फॉर्म रिसीव्ड अ वेलिंकर शो दैट अगेंस्ट अ राइट ऑफ 1,23,000 करोड़। तो एसबीआई ने इनके 1.5 लाख करोड़ तक का जो कर्जा था वो राइट ऑफ कर दिया, और एसबीआई को पिछले कितने 7 या 8 फाइनेंशियल ईयर्स में से सिर्फ 7%, यानी सिर्फ 8,970 करोड़ रुपए का पैसा मिला है, बाकी सब राइट ऑफ करना पड़ा है उनको। तो अगर ऐसा सामने से बैंक की राइट ऑफ कर दे रही है, तो ये अपने दम पे कर्जा रीपे करके जो है ना, वो एनओसी नहीं मिला है, वो एनओसी कंपनी ने राइट ऑफ करके इनको दे दिया है, एक बात को समझो। ठीक है, अभी मैं एक लिस्ट बताऊंगा आपको, देखो ये सबसे बड़ा लोन इनके पास है। और रिकवरी देखो, अगर कंपनी पैसा कमा रही होती ना, तो पहले तो अपना डेट फ्री करती, जैसे रिलायंस कर रही है, रिलायंस डेट फ्री हुई, पैसा कमाया, पहला अपना डेट जो है वो क्लियर किया। उसके वजह से अगर रिलायंस बढ़ना शुरू हुआ, तभी रिलायंस का जो भाई लोग हैं छोटे छोटे, वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। जैसे आपका हैथवे केबल है वो बढ़ा, आपका नेटवर्क 18 बढ़ा, आपका जो डेन केबल है वो बढ़ा। तो फिर अलोक इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बढ़ा। अलोक इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ऑपरेटर चला रहे हैं, आपको मैंने वो भी दिखा दिया। ऑपरेटर होते कौन है भाई, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ये जो डीआईआई वाले होते हैं ना, इनको ऑपरेटर बोला जाता है, इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग होती है, और ये मार्केट को अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, उतना कैपेसिटी सिर्फ उनमें ही होता है। तो इनको ऑपरेटर बोला जाता है, ये सबसे एक बात अब दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अभी उसके लिस्ट के पीछे आप देखोगे तो काफी सारे नाम है, यहाँ पे भूषण पावर आता है, जिनको तो डिफॉल्ट ही क्लियर कर दिया, आई आर वी सी एल इनको भी डिफॉल्ट है, वीडियोकॉन भी डिफॉल्ट है।
तो ये सारी कंपनीज ने ऑलरेडी इनको डिफॉल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यानी ये बैड डेट है, यहाँ से कभी पैसा मिलने वाला है नहीं। तो उनमें से कहीं ना कहीं पे एक जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज भी आ जाता है। अब वॉल्यूम इतना क्यों है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी इसका लोअर सर्किट में खुल जाता है तो काफी सारा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तो अपर सर्किट लगेगा जो आपको पैसा बना के दे सकता है, और दूसरी आप देखो कि 100% शेयर्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है। 100% शेयर की डिलीवरी हो गई मतलब अभी शेयर कोई खरीद सकता है नहीं, क्योंकि जिनके पास शेयर है वो ऐसे चिपक के बैठे, मतलब मैंने कमेंट पढ़े यार, मतलब एक बंदा तो सीधा बोल गया भाई 1 रुपए भी चला जाएगा तो भी मैं अपने शेयर्स में बेचूं आगे 10 साल के लिए। तो अगर ऐसे लोगों के पास अगर शेयर्स है तो यार कोई बेचेगा ही नहीं, तो सामने वाला खरीदेगा कैसे? और जब खरीद बेच नहीं होगी तो शेयर बढ़ेगा या गिरेगा कैसे? थोड़ा दिमाग आप लोग भी चलाओ कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी जहां पे भी सर्किट खुल रहा है, मेरे को एक बात बताओ रिटेल इन्वेस्टर, क्या आपको एक शेयर बेचने का भी मौका मिला उसमें? बिल्कुल नहीं मिला भाई, जो बोलेंगे आप झूठ बोलोगे, किसी को बेचने का मौका नहीं मिला। ये सिर्फ वो लोग जो ऑपरेटर जिसे आप बोलते हैं ना, वो अपने शेयर बेच करके निकल जाते हैं। अब ये जो सर्किट खुलता है और उसी पर्टिकुलर टाइम में वो सर्किट लग भी जाता है जब आप बेचने निकल जाते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैप है कि आप अपने शेयर बेच नहीं पाओगे, ये नीचे आता ही जाएगा। और आपने जो, अरे आपके बारे में सोचो, छोड़ो मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में सोचो जिन्होंने 50-55 पे शेयर खरीदा है। उनका इन्वेस्टमेंट तो मतलब, जो रातों रात अमीर, यार भाई एक सेकेंड यार, एक बात दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यार ये जो ग्राफ होता है ना, ये आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रातों रात अमीरी वाला ग्राफ है भाई। देखो ये रातों रात अमीरी वाला ग्राफ है। ये ऐसे किसी भी शेयर में देखने को नहीं मिलता आपको। आप गलत शेयर पे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी जैसे ही सर्किट खुलेगा आपको और शेयर गिरते हुए, दो बेचते हुए लोगों को भागते हुए देखोगे। अभी आप सिर्फ कोशिश क्या कर रहे हो पता है, आप भगवान से दुआ कर रहे हो कि भाई ये शेयर बढ़े, इसमें सब ठीक ठाक हो और मेरे पैसे बन जाए, और तब तक मैं चुपचाप बैठूं, मैं कोशिश करूं कि और लोग शेयर ना बेचे, मैं उनको एनकरेज करूं। आप बेयर भाई को गाली दोगे, यार ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होते है, भाई ऐसे नहीं होता है। आपके मेरे चाहने से शेयर्स नहीं चलते हैं। शेयर पे वहां पे डील होनी चाहिए, खरीद बेच होनी चाहिए, तब ताकि शेयर ऊपर नीचे होके एक मोमेंट पकड़ता है। जिनको जैसे मौका मिलता है वो लोग अपने शेयर बेच के भाग रहे हैं, और ये रियलिटी है। क्योंकि 100% डिलीवरी के बाद यहाँ पे बाइंग तो होनी ही नहीं है यार। आप 100% खरीद के बैठे हो, दुकान में कुछ है ही नहीं, तो खरीदने वाला क्या खरीदेगा? यहाँ पे होगी तो सिर्फ बिकवाली होगी, तब जाके कुछ खरीदारी होगी। अब बिकवाली नहीं होगी तो खरीद कहाँ से होगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके समझ में आए तो समझ लो। अभी वाई एएसएम में क्यों है? देखो पहली तो बात, ये शेयर एएसएम में, अभी कितने लोगों को एएसएम का मतलब पता है वो मुझे नहीं पता, तो वो भी मैं बताऊंगा। एएसएम मतलब ऐसा शेयर होता है जिसमें गवर्नमेंट को डाउट हो, सेबी को डाउट हो। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स में है। इट इज न्यू कैटेगरी फॉर्मुलेटेड बाय सेबी टू चेक मार्केट मैनिपुलेशन हाई रिस्क स्टॉक अंडर द एएमएस लिस्ट। मतलब ये लिस्ट, ये जो शेयर है भाई साहब, ये हाई रिस्क वाला शेयर है, पहली बात। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये दिमाग खा के रातों रात अमीर बनने वाले बंदे लोग खरीद लेते हैं और बाद में रोते रहते हैं। इसको बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब ये एएसएम के लिस्ट क्यों है? देखिए बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, वो ऑलरेडी सेबी को दिख चुका है, सेबी ने इसको ऑलरेडी उस लिस्ट में डाल दिया है। यानी इसमें अभी होगा पूरा का पूरा ध्यान सेबी का, कुछ भी गलत काम नहीं होगा अभी इसमें, पॉसिबिलिटी है, और ये नीचे गिरते जाने वाला है। अब दूसरी बात, सेलिंग इज प्रियोरिटी। जैसे मेरा 100% डिलीवरी है यार, सब कुछ तो खरीद के बैठे हो जान पे लेके आप लोग, तो दूसरा बंदा क्या खरीदेगा? जब बेचोगे तभी तो खरीद होगी। और सबसे ज्यादा तो यार और टैलेंट की बात है, वो आगे बताऊंगा मैं। अभी इसके रूमर्स सुनो, मैं एक्चुअली वो स्नैप मारना भूल गया, परसों देखे थे मैंने वो रूमर्स, अभी तो काफी सारा डेटा अपडेट हो गया तो मिल नहीं रहे वो। इसमें ऐसे ऐसे रूमर्स है ना भाई के, आलोक इंडस्ट्रीज का लास्ट डिविडेंड आपने देखा तो 2013 में दिया था। तो उसके बाद पहला रूमर देखने को मिला कि भाई खरीदो 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 कि आलोक इंडस्ट्री डिविडेंड देने वाला है। अरे काहे का डिविडेंड? क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया उसने, कहाँ से डिविडेंड देगा भाई? तो ये एक ऑपरेटर का बंदा मिला। उसके बाद में इससे ऊपर वाला एक बंदा तो मेरे को बहुत पसंद आया, वो मेरा फेवरेट। उसने से बोला कि भाई देखो इनसाइडर न्यूज है, मुकेश भाई जो अपने शेयर बेच चुके हैं पूरे की पूरी तरह, आप लोग भी बेच के निकल लो वरना बहुत फंसोगे। तो ये एक मेरे को बहुत पसंद आया था।
उसके बाद और एक था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट वो बंदे का भी एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। ही वाज एम्फोसाइजिंग कि भाई बाय 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 बाय, ये शेयर 100 150 300 400 और 1000 2000 तक जाएगा, बाद में खरीद नहीं पाओगे, एक तो अपनी उतनी ये कैपेसिटी नहीं होती खरीदने की, अभी सस्ते में मिल रहा है, खरीद के बैठ जाओ चिपक के, मैं तो खरीदने वाला हूँ। मैंने बोला भाई रुक जा यार, इतनी एक्साइटमेंट में मत रह। 100% डिलीवरी है, बंदे खरीदेंगे कहाँ से? तो ये लोग छोटी छोटी बातें जो ऑपरेटर के बंदे लोग हैं, आप समझ नहीं पाते हो और अटक जाते हो फिर इसमें। और भी मैंने कुछ स्नैप्स लेकर के रखे जो मैं आज ले पाया। अभी इनको कैसे पहचानो, देखो अलोक टू बाय करो, मौका है, अभी स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, होल्ड करो, मौका है, होल्ड करके चलो। अभी ऐसे कंडीशन में ये बंदा आपको होल्ड करने के लिए बोल रहा है, जबकि शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका है, शेयर को सामने कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है फ्यूचर इसका, और ये बंदा आपको खरीदने को बोल रहा है। और दूसरा एक देखो यहाँ पे एक और एक है, भाई 25 पे रिवर्सल है, उस माफ कीजिएगा, इसके बाद ये रॉकेट बन जाएगा। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ रिलायंस एट सच चीप प्राइस, इट्स इमेजिन वर्थ 5 years, एक 1000। 25 पे ये रिवर्सल की बात कर रहा है, और 5 साल बाद इस शेयर को ये 1000 पे देखेगा। अरे ये प्लांट अगर रिलायंस का है तो रिलायंस के ब्रांड के अंदर जाएगा, आलोक बंद हो जाएगा मेरे भाई। टाइप करने से पहले सोच तो ले। अभी इतने कितनी बार बाय करने को बोला है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार तो इसने बाय करने को बोला है, 7 बार है मेरे ख्याल से, 7 बार तो इसने बाय करने को बोला है। ऊपर से बोला डोंट वरी गाइस, मल्टी बैगर है, नेक्स्ट 500 तक जाएगा सितंबर तक। 2 महीने में कहाँ से और ये दिसंबर एंड तक 1000 तो लेके गया। ये भाई ने 5 साल 1000 में बोला है, ये तो सारा 2 महीने में ही लेके जा रहा है, और ऊपर से बाय बाय कर रहा है। अरे बाय बाय करेंगे, 100% डिलीवरी है, मार्केट में कुछ होना तो चाहिए बाय करने के लिए मेरे भाई, उस पर तो देख एक बार नजर मार के। और एक नीचे हेलो गाइस अपर सर्किट लगेगा, स्टॉक बाय कर लो, 100 के ऊपर जाएगा, बाय 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 बाय, वापस से बाय करो। अबे कोई बेचने वाला ही नहीं है तो बाय कहाँ से करेंगे भाई? लेट अस सी, आई एम बुलिश ऑन अलोक, टुमारो विल सी द ट्रेंड रिवर्सल। और ये शायद कल की बात कर रहे हैं भाई अपने ट्रेंड रिवर्सल की, तो देखते हैं इनका क्या होता है। तो ये होते हैं दोस्तों ऑपरेटर के बंदे, जो सोचते नहीं है कुछ चीजें, समझते नहीं है कुछ चीजें, और अपने जो कमेंट पे कमेंट डालते जाते हैं, और काफी सारे लोग इनके कमेंट देख के फंस जाते हैं। वो 2 मिनट भी नहीं सोचा किसी ने, अगर ये बाय 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 देखेगा तो, कि भाई बिकने में कुछ नहीं है तो खरीदोगे कहाँ से? और खरीदोगे भी, देख आपके लोग भी है जो आपका भला सोचते हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते। जैसे अभी ये भाई साहब है, देखो भाई लोग थोड़ा सा वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये सब बेवकूफ रिटेलर्स हैं, आप लोगों को बेवकूफ बोल रहा है बंदा, तो इसका मतलब ये बुरा बोल रहा है ऐसे नहीं है, ये अपने दिल से बोल रहा है आप लोग को बेवकूफ। मतलब भाई समझ यार, ये अपने प्यार से किसी को बेवकूफ बोलते हैं ना, तो बेवकूफ वो वाला बेवकूफ नहीं होता। तो रिटेलर बाय कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एवरेज करने के पीछे लगे हुए हैं, जब भी सर्किट खुलता है, जो बेचना, जो होशियार लोग हैं वो बेच के निकल रहे हैं भाई, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो ऊपर फंसे वो लोग एवरेज कर रहे हैं। तो बाय मत करो, वेट करो या निकल जाओ फिलहाल तो। देखिए नेवर एवर एवरेज योर शेयर्स, भाई ने तो क्लियरली बोला यहाँ पे, फिर भी नहीं सुन रहे लोग। अभी ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? देखिए पहली बात जो बड़े भाई ने बोली, जो हमने सुना, वो चीज मैं आपको बता दूं। नेवर एवर एवरेज योर शेयर इफ यू आर स्टक एट अ हायर वॉल्यूम। आप 50 के ऊपर पे बैठे हुए हो और आप 25 पे अगर शेयर एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। कल वो 25 वाला शेयर 20 पे भी जा सकता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो और फंसेगा, दलदल बन जाता है। अगर आप एवरेज करने लगोगे तो आप दलदल में फंस जाते हो। तो कभी अपने शेयर एवरेज मत करो, 50 के ऊपर निकलेगा, आप फिर से बाय करो, डबल बाय करो, ज्यादा क्वांटिटी बाय करो, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। पिरामिडाइज योर प्रॉफिट जिसे बोलते हैं ना, प्रॉफिट को बढ़ाओ, आप लॉस को बढ़ाते हो जब आप शेयर को एवरेज करते हो। दूसरी चीज है दोस्तों, सेल एंड गेट आउट ऑफ इट, वेरी क्लियर स्टेटमेंट, बेचो, निकल जाओ। अभी ऐसे में क्यों बोल रहा हूं, देखिए बहुत ज्यादा रूमर्स है, हद से ज्यादा रूमर्स है दोस्तों। पिछले 2 महीने की बात मैं कर रहा था ना, अभी मैंने और एक चीज देखी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैं बोल रहा था इसको मत खरीदो, ये पीपी किट बनाएगा बाद में क्या करेगा, आज पीपी किट बनाएगा बाद में क्या करेगा। तो लोगों का कहना ऐसे था, अभी तो पीपी किट बनेगा, जब कोरोना जाएगा तब देखा जाएगा, अभी तो पीपी किट बना रहा है। और कल की न्यूज में आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट पे मैंने देखा, किसी बंदे का वीडियो देखा मैंने, और वो ये साइट दिखा रहा था आलोक इंडस्ट्रीज के ऑर्डर्स के लिए, ये पंजीवा करके साइट है। और अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक बहुत बढ़िया चीज है, ये ऑर्डर्स वो दिखा रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज को, ये देखो इलाइट होम से ऑर्डर मिला, वॉलमार्ट से ऑर्डर मिला, वॉलमार्ट,
अभी मुझे एक बताओ, अगर ये जो है आलोक इंडस्ट्रीज अगर पीपी किट बना रहा है अपने सेपरेट यूनिट में, अगर वो पीपी किट बना रहा है, तो क्या इलाइट होम प्रोडक्ट पीपी किट बेचेगा या वॉलमार्ट पीपी किट बेचेगा? मेरे को 2 मिनट सोच के बताओ भाई लोग। ये ऑर्डर जो है ना, ये होम प्रोडक्ट के लिए, देखिए कॉटन वोमेन ब्लैंकेट का ऑर्डर है ये, उनको जो मिला हुआ है। और ये भी कुछ क्वीन होटल स्टाइल प्रिंटेड या पिलो केसेस का ऑर्डर है जो वॉलमार्ट ने दिया हुआ है। और यहाँ पे ये ओपीटी सेट शीट करके कुछ ऑर्डर है, तो क्वीन होटल स्टाइल पिलो केसेस ये भी। तो ये इसका ऑर्डर है यार, ये आपका कंपनी तो पीपीई किट बना रहा है, तो ये ऑर्डर का आलोक इंडस्ट्रीज का कैसे हो गया? सोचो, दिमाग पे जोर डालो। पीपी किट बना रहा है ना आलोक इंडस्ट्रीज, तो ये ऑर्डर कहाँ से मिला उसको? थोड़ा जोर डालो यार अपने दिमाग पे, थोड़ा सोचो आप क्या बोल रहे हो। आप पूरी तरह से ना ऑपरेटर के कंट्रोल में जा चुका है, जो ऑपरेटर आपके दिमाग में छाप रहा है आप लेकर के बैठे और उसी के हिसाब से मेरा शेयर मैं करोड़पति बनूंगा। अरे भाई ऐसे नहीं बनते कोई करोड़पति यार। देखो, ऐसे कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। एक शेयर को, एक बड़ा शेयर बनने के लिए बहुत बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत अप्स एंड डाउन से जाना पड़ता है, तब जाके वो जो है वहां पे बनता है एक अच्छा शेयर। अपर या लोअर सर्किट से कोई भी शेयर कभी बड़ा नहीं बना है। आप सोया का देख रहे हो, सोया अपर सर्किट लेकर के चल रहा था, फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, और उसके साथ में उसके शेयर होल्डर्स भी फंसे हुए हैं। आप लेमन ट्री का देख लो, पिछले इसके साथ में ऊपर जा रहा था, वापस से वो भी नीचे आ गया, इसका भी वही हो रहा है, ये भी बहुत बुरा फंसने वाला है। अरे जब वो बंदा रिलायंस वाला रिलायंस के पीछे पड़ा है, जियो के पीछे पड़ा हुआ है पूरी तरह से, क्या वो अपने इस कंपनी में ध्यान नहीं दे सकता जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जो कंटिन्यूअसली लोअर लोअर सर्किट पे चल रहा है? थोड़ा सोचो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो जल्दबाजी आप लोग। और दूसरी बात, अभी फिलहाल ना आप बस कंपनी को ट्रैक करो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। और अपने ऑर्डर्स लगा के रखो, जहां पे भी आपको निकलने का मौका मिले आप निकल लो। अभी आप सोचोगे यार अभी निकल लेंगे तो फिर इतना अच्छा मौका निकल जाएगा। देखो दोस्तों ना, दो चीज होती है कंपनी में ना, मार्केट में पूरे 5,000 कंपनीज है। 5,000 कंपनी में काफी सारे मौके आपको मिलेंगे, एक मौके के पीछे आप पैसे भी अटका के बैठे हुए हो, और दूसरी चीज टेंशन भी ले रहे हो, और उसके वजह से आप कुछ भी मतलब बह रहे हो बहाव में जो भी लेके जा रहे हैं। तो ऐसे मत करो। देखिए यही आलोक इंडस्ट्रीज आपको कल 50 पे मिल सकता है, 100 पे मिल सकता है, 200 पे मिल सकता है। अगर आपका 200 में भी खरीद लेते हो आप इसके शेयर, और कल वो 2,000 हो जाता है, तो ये 200 रुपया सस्ता लगने लगता है दोस्तों। और जब ये 50 रुपए का शेयर 25 रुपए का हो जाता है, तो वो 50 रुपया महंगा लगने लगता है। यह इमोशन वाला गेम है, और आपको पूरे इमोशन में लेकर ही फंसाया जाता है। मार्केट कर रहे हो, शेयर मार्केट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इमोशन को एक तरफ से रखो और नंबर्स के साथ जाओ। आप नंबर्स के साथ नहीं जा रहे हो, आप इमोशंस के साथ जा रहे हो, इसलिए ऑपरेटर आपके साथ खेल सकता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सोचो समझो, थोड़ा समझ के करो। आज भी फंसे हुए, जिसको निकलने का मौका मिले निकल जाओ, वेरी क्लियर। बाद में फिर जो भी फाइनल डिसीजन है दोस्तों, वो तो आपका है, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है। ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, जो मैं सोचा, जो मैं स्टडी किया, वो मैं आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेर भाई को, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा डेटा अपने पास है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रोक देता हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।